एक्सेप्टेंस पूरी तरह से, बट वो एक्सेप्टेंस सामने वाले के अंदर भी होनी चाहिए। ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में है, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट करते हो तब आप अपने मन से नहीं कर रहे, आपको मालूम मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो द सही जो वर्ड है अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप को फ्लोरिश करने का है वो है, हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, रील्स का ज़माना है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लोग कई बार देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि रील वो 30 सेकंड्स की जब सामने आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि भाई इसी में लाइफ है। उनका एक मास्क रहता है कि जब वो मीटिंग में रहते हैं उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का है, उनको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का है। वो मीटिंग के बाद में जब मैं उनसे बात करता था तो दो मुद्दे आते थे कि भाई लोग अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, और फिर वो एक गैप, वो हॉलोनेस आता है जिसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे पड़ता है। एंड देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड बर्नआउट। बहुत ज़्यादा काम करने से बर्नआउट होता है, बहुत हार्डवर्क करने से, भागदौड़ करने से, मतलब रोज आप 10 घंटा काम कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो, आप वेकेशन नहीं ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट बर्नआउट होता है। ये वर्क फ्रॉम होम वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हो गया है। सो ये 5 से 6 सालों के अंदर लोगों को भी एक आदत हो गई है चीज़ों को उस तरह से मैनेज करने की। अभी एक ट्रेंड है, एंड ये ट्रेंड क्यों ज़रूरी है कि आज की लाइफ में हमें टाइम इफिशिएंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ट्रैवल का टाइम सेव करके अगर हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं तो क्यों नहीं। Why relationships are failing so much? Because हम हर जगह देख रहे हैं, either it's not even a Gen Z's problem, ये मिलेनियल्स की भी प्रॉब्लम है, ये बड़े लोगों की भी प्रॉब्लम है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड हो गया है अब। तो आप काल्म हो, शांत हो, राइट, आप सुनना पसंद करती हो, और मैं हूँ डी, मैं एग्रेसिव हूँ, बहुत फास्ट हूँ, तो यू विल नॉट टेक मी पॉजिटिवली, क्योंकि मेरा और आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो मैच नहीं करता है, तो उसके कारण रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आता है। ISC किस तरह से बिहेव करते हैं, एंड मुझे दूसरे पैटर्न से किस तरह से बिहेव करने का है। People are very, there's a term called emotionally unavailable, and sometimes उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं और वो दूसरे से डील कर रहे होते हैं। वो गेम में अगर मिर्च मसाला नहीं है तो ये गेम क्रिएटर को मजा नहीं आता है। मतलब अगर जो लेडी है वो अगर इमोशनल है तो जो आदमी है वो ओवर प्रैक्टिकल है। तो आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को एक्नॉलेज करें। कई बार जेनजी से लेकर मिलेनियल्स तक ऐसी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, लाइक बर्नआउट्स। हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिवली अपने लाइफ में काम को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को एक्नॉलेज करने के बाद व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ द आउटकम, या हम कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज स्ट्रेस इज़ दैट फैक्टर जो कि आपकी लाइफ में ईदर ऑन द पर्सनल फ्रंट और इन द प्रोफेशनल लाइफ हर तरह से आपको इम्पैक्ट करता है। I have with me a very special guest, life coach Hemant Lavangare. Sir, very warm welcome. Yes, thank you Bhavna for inviting me, and I also welcome you to this podcast. And आपने जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेमंत जी, बिकॉज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आजकल, क्योंकि हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, रील्स का ज़माना है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लोग कई बार देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि रील वो 30 सेकंड्स की जब सामने आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि भाई इसी में लाइफ है, राइट? और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को किसी भी तरीके से लोग देखना भी नहीं चाहते, वो रियल साइड जो है। तो अगर अचीवर्स की बात करें, दोज हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, उनका अगर बैक स्टोरी क्या रहता है और बैक ऑफ द माइंड उनके क्या चलता है? बहुत सटीक सवाल है। तो मेरे 30 साल के करियर में मैंने 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ को विजिट किया है। नॉर्थ अमेरिका, मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया, जापान, चाइना, एंड आई हैव बीन ए बोर्ड मेंबर। सो मेरे पहले करियर में एजुकेशन कोचिंग में आने के पहले
मैं जर्मन कंपनीज में था, जापानीज कंपनीज में था, अमेरिकन कंपनीज में था। अच्छा। तो ये जो सीनियर लोगों के साथ जब मैंने डील किया, मतलब सीईओ, सीएसओ लेवल, द सीनियर मैनेजमेंट लेवल, तो उनका एक मास्क रहता है कि जब वो मीटिंग में रहता है, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का है, उनको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का है। वो मीटिंग के बाद में जब मैं उनसे बात करता था, तो दो मुद्दे आते थे। तो पहला मुद्दा हुआ करता था कि मैंने सब कुछ अचीव किया है, लेकिन मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मतलब आई एम फीलिंग हॉलो। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो फुलफिलमेंट नहीं है। एंड जो सेकंड जो पॉइंट हुआ करता था कि मैं इतना अचीव करने के बाद में मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक अपना एक सवाल आइडेंटिटी के बारे में, हु एम आई के बारे में होता था, और एक होता था हॉलोनेस के बारे में। ये मैं बात कर रहा हूँ सीनियर मैनेजमेंट की। अगर मैं मिडिल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो उनके साथ जो मैंने देखा कि उनका एक साइकोलॉजिकल बर्नआउट होता है। एंड साइकोलॉजिकल बर्नआउट डजंट मीन कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल बर्नआउट कब होता है? जब आप काम कर रहे हो एंड जो आपको रियल में करने का है उसमें जब गैप रहता है, तो वो एक टेंशन एक क्रिएट होता है, माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होता है कि मैं भागदौड़ तो कर रहा हूं, लेकिन उसमें से मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा है। राइट? सो सीनियर मैनेजमेंट आइडेंटिटी एंड होलोनेस, एंड मिडिल मैनेजमेंट ए साइकोलॉजिकल बर्नआउट। ये दो चीजें मैंने देखी है। अच्छा हेमंत जी, आपने मुझे लगता है इस बात से ना बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपने एग्जैक्टली बात कही कि भाई हम जो कर रहे होते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, वो और जो हम चाहते हैं करना, वो कई बार ऐसे, और मुझे लगता है मोस्टली ऐसे होता है कि भाई लोग अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, और फिर वो एक गैप, वो हॉलोनेस आता है जिसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे पड़ता है। एंड देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड बर्नआउट। यस, व्हाट इज दैट एंड हाउ बर्नआउट इम्पैक्ट्स अस? राइट। सो बर्नआउट लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने से बर्नआउट होता है। बहुत हार्डवर्क करने से, भागदौड़ करने से, मतलब रोज आप 10 घंटा काम कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो, आप वेकेशन नहीं ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट बर्नआउट होता है। ये एक पॉपुलर परसेप्शन है, लेकिन ये बर्नआउट का रियल रीजन नहीं है। बर्नआउट का जो रियल रीजन है, आप जो काम कर रहे हो एंड आपका जो खुद का एक इंटरनल एक पर्पस है, एक आपकी इंटरनल वैल्यूज है, राइट, वो अगर मैच नहीं होता है तो आप बर्नआउट होते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो 12-15 घंटा काम करते हैं, बट दे आर एंजॉइंग दैट, क्योंकि उनका जो पैशन है उसी एरिया में वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये गैप क्रिएट होती है, मतलब आप क्या कर रहे हो एंड आप क्या करना चाहते हो, वो गैप के कारण आपका बर्नआउट होता है। अच्छा, मुझे सॉरी आई एम स्टॉपिंग या हियर, मुझे ऐसा लगता था कि आजकल का, बिकॉज नए नए टर्म्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप के भी अलग अलग टर्म्स आ गए हैं, तो मुझे लगता था कि स्ट्रेस का नया नाम है बर्नआउट। इजंट इट ट्रू? यस। सो बर्नआउट एक स्ट्रेस का ही हिस्सा है, ऑफ कोर्स। यस। बट वो इम्पैक्ट अलग हो सकता है, या फिर ये कनेक्टेड अलग अलग जगह से हो सकता है। आपने कहा कि या वो गैप जो है वो एक रीजन होता है बर्नआउट होने का, लेकिन कई बार बिकॉज अभी क्या हो गया है कि आफ्टर कोविड मेनी पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम। ये Yeah. वर्क फ्रॉम होम वाला एक जो Right. कॉन्सेप्ट है वो कोविड के बाद से बहुत ज्यादा हो गया है। सो ये 5 से 6 सालों के अंदर लोगों को भी एक आदत हो गई है चीजों को उस तरह से मैनेज करने की। एंड देन यहाँ पे एक स्ट्रेस फैक्टर ऑब्वियसली आता है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, मतलब यू नो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर होम ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। ये जो एक बैलेंस है अगर किसी की लाइफ में नहीं बन रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो? यस, सी, ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एडाप्टेबल स्पीसीज। हम सिचुएशन को एडाप्ट करते हैं, कि जैसा हमने कोविड में देखा कि हम घर से भी अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स है, राइट। मतलब
जैसा आज दिल्ली में ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको पहुंचने में 2 घंटे लगे, तो ये जो आपकी जो टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब गई, राइट। वो इट इज़ ए अनप्रोडक्टिव ट्रैवल टाइम। यही अगर हम घर से काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो हम वो टाइम सेव करते हैं, तो ये उसका प्रो हो गया, ये उसका एक बेनिफिट हो गया। उसका नुकसान क्या है कि हमारा पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाते हैं, राइट। हम मॉर्निंग में भी काम कर रहे हैं, दोपहर में भी काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, फिर रात को भी काम कर रहे हैं, लेट नाइट भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो लाइफ है वो मिक्स हुआ है एंड उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स है। लेकिन मैं इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको ये देख रहा हूँ कि भैया ये अभी एक ट्रेंड है एंड ये ट्रेंड क्यों ज़रूरी है कि आज की लाइफ में हमें टाइम इफिशिएंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ट्रैवल का टाइम सेव करके अगर हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं तो क्यों नहीं, राइट। हाँ, तो अभी हमें क्या करने का है, उसके लिए हमारी फैमिली के साथ हमें कोलैबोरेट करने का है कि भैया ये जो मेरा टाइम है, राइट, वो मुझे चाहिए, उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगा। तो ये जो अरेंजमेंट विद द फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फैमिली मेंबर्स समझते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि भाई चलो कम से कम आप हमारे साथ में हो, तो उसके भी कुछ मतलब ये है बेनिफिट्स है। तो मैं उसको एज ए पॉजिटिव ट्रेंड करके मैं उसको ले रहा हूँ एंड स्पेशली जो हमारा फील्ड है कोचिंग, राइट। कोचिंग में अभी मोर देन 90% इंटरेक्शंस ऑनलाइन है। मतलब अगर मुझे किसी को कोच करने का है तो अभी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। अभी मेरा जो कोचिंग एजुकेशन है वो भी हम 90% ऑफ द टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मैंने कोविड एंड उसके बाद में ऑनलाइन काम करने के ज़्यादा बेनिफिट्स देखे हैं एंड थोड़े कॉन्स भी देखे हैं। जी। यहाँ पे हम पर्सनल फ्रंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं बिकॉज रिलेशनशिप्स इज वन थिंग या एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जिसके बिना शायद लाइफ अधूरी ही रहेगी। यस, प्रोफेशनली इंसान कितना भी काम कर ले लेकिन जब घर जाएगा तो उसे वो रिलेशनशिप में सुकून चाहिए, उसे वो पीस चाहिए और इंसान यही ढूंढता है। ऐसे में ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग सो मच बिकॉज हम हर जगह देख रहे हैं इधर इट्स नॉट इवन अ जेनजीज प्रॉब्लम, ये मिलेनियल्स की भी प्रॉब्लम Yes. है, ये बड़े लोगों की भी प्रॉब्लम है। तो ये एक वर्ल्ड वाइड हो गया है अब तो। पहले कहते Yes. कहा जाता था कि भाई इंडिया इज एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग पुरानी चीज़ों को लेकर के चलते हैं और यहाँ पे अपने आप के अंदर जो पेशेंस है वो पेशेंस लेवल ज़्यादा है। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अभी तो हर जगह एक जैसा हो गया है। नहीं सही है। सी आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जमाना है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, सो पीपल आर कंटिन्यूअसली ऑन देयर मोबाइल फोन्स एंड इसके कारण क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है, अगर हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी फेस टू फेस एक्टिविटी कम हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग पीपल आर सेंडिंग मैसेजेस। सो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हर चीज़ को एक प्रॉब्लम करके नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी है एंड वो फिलॉसफी है कि सॉल्यूशन कम फर्स्ट। हमें क्या लगता है कि एक प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करने का है, तो हम ऐसा समझते हैं कि पहले प्रॉब्लम आता है, सॉल्यूशन बाद में हमें उसको ढूंढने का है। लेकिन एक्चुअली वर्ल्ड ऐसा नहीं चलता है। द वर्ल्ड गोज रिवर्स, द सॉल्यूशन अट्रैक्ट्स द प्रॉब्लम। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें क्या लगता है, हम देखते हैं कि सूरज पूरब से आ रहा है एंड सूरज पश्चिम से नीचे जा रहा है, ये हम रोज देखते हैं। लेकिन क्या वो सच्चाई है? तो सच्चाई नहीं है। सूरज वही है, हम घूम रहे हैं, लेकिन हम देखते क्या है? हम देखते हैं कि सूरज मूव कर रहा है, राइट। तो हम जो दुनिया जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रिवर्स कर रहे हैं। तो पहले सॉल्यूशन आया है, इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है? सोशल मीडिया, पीपल, मतलब बहुत लोग ज़्यादा टाइम मतलब मोबाइल पे है, तो ये प्रॉब्लम। लेकिन सॉल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप का जो एक हमारा जो नजरिया है वो हमारा एक माइंड जो रहता है वो कंडीशन रहता है। मतलब एक डिस्क करके एक टूल है DISC, जो एक बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन साइंस का टूल है। तो पूरी दुनिया अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वो 4 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो डी होते हैं, डोमिनेंट, डैशिंग, एग्रेसिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो आई होते हैं कि जिनको मतलब फेमस होने का है, जिनके पास एनर्जी है, इंथुसियाज्म है, परसुएशन स्किल्स है, वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो 1 to 1 कनेक्ट चाहते हैं, वो काल्म रहते हैं, शांत रहते हैं, वो दूसरों की बातें सुनते हैं, इनको हम एस बोलते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत एनालिटिकल, कैलकुलेटिव होते हैं, उनको हम सी कहते हैं। तो DISC ये जो 4 जो ग्रुप्स हैं, अब सपोज अगर आप हो एस, राइट, तो आप काल्म हो, शांत हो, राइट, आप सुनना पसंद करती हो, और मैं हूँ डी, मैं एग्रेसिव हूँ, बहुत फास्ट हूँ, तो यू विल नॉट टेक मी पॉजिटिवली, क्योंकि मेरा और आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो मैच नहीं करता है, तो उसके कारण रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आता है। तो लेकिन ये सीखने को सिर्फ 2 घंटे चाहिए आपको। अगर ये 2 घंटे का अगर आप ये वेबिनार अटेंड करते हो ना, आपको पता चलता है DISC किस तरह से बिहेव करते हैं एंड मुझे दूसरे पैटर्न से किस तरह से बिहेव करने का है। तो फॉर एग्जाम्पल आप हो शांत और मैं हूं एग्रेसिव। अभी DISC सीखने के पहले ही आपको मालूम नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाते हो। लेकिन एक बार आपको पता चलता है कि अरे हेमंत जी ये जो बात जो कर रहा है वो मेरे अगेंस्ट में नहीं है, ये हेमंत का बिहेवियरल प्रोफाइल है, नाउ यू आर इन ए मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड मी। तो मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को ये DISC का नॉलेज होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क बिहेवियरल प्रोफाइलिंग, ताकि आप दूसरे व्यक्ति को समझ पाओ। रिलेशनशिप का एक दूसरा एक जो मुद्दा है कि हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि दूसरी जो व्यक्ति है वो हमारे तरीके से सोचे या बिहेव करे, राइट। लेकिन जो बिहेवियरल जो इंटेलिजेंस है वो कहता है एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, ओके, राइट। लेकिन आप एक्सेप्ट कब कर सकती हो, जब आपको पता चले कि वो व्यक्ति क्या है। अगर आपको आपके पास वो बिहेवियर प्रोफाइल का नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती हो। लेकिन जब आपको बिहेवियरल प्रोफाइलिंग के बारे में पता चलता है, नाउ यू आर इन ए पोजीशन टू एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। जनरली स्पाउसेस में झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि एक स्पाउस को दूसरे को चेंज करने का है, तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है, तुम ये चेंज करो, तुम वो करो। तो हेमा जी, रिलेशनशिप इज अबाउट एडजस्टमेंट। एक बात सामने वाला समझे, एक बात आप समझे, इसी तरीके से तो चीजें चलेंगी ना आगे। अदरवाइज वो एक मन में ये चीज तो आएगी दैट ओके, इवन आई एम द ओनली वन हु इज कॉम्प्रोमाइजिंग Correct. दिस। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करती व्हाट यू आर सेइंग, दैट ठीक है, एक्सेप्टेंस पूरी तरह से, बट वो एक्सेप्टेंस सामने वाले के अंदर भी होनी चाहिए। वेरी गुड। तो अभी आपने जो वर्ड यूज किया एडजस्टमेंट, ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में है। क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट करते हो तब आप अपने मन से नहीं कर रहे हो, आपको मालूम है मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो द सही जो वर्ड है, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप को फ्लोरिश करने का है, वो है कोलैबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कोलैबोरेशन के पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब आपको लगता है कि मतलब आप जब दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर आप समझती हो, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अभी आप ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों बात कर रही है, बिहेव कर रही है, सोच रही है, ये जब आपको पता चलता है, उसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। उसके बाद में फिर आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है कि हर एक DISC ये जो 4 जो है, हर एक में एक कोई स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मैं पहले टीम का एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी में एक टीम है, जो
डी की जो व्यक्ति है वो अच्छी लीड कर सकती है, कि जो मतलब एक प्रोजेक्ट में स्पीड ला सकती है। जो आई की जो व्यक्ति है वो टीम में एनर्जी एंड इंथुसियाज्म ला सकती है। जो एस की व्यक्ति है वो एक दूसरे को जोड़ सकती है। एंड जो सी की व्यक्ति है वो प्रोजेक्ट मैनेज कर सकती है टाइम टू टाइम, राइट। तो ये चारों लोग हमें चाहिए। अगर हमें अच्छा काम करने का है, हमें लीडर्स भी चाहिए, हमें जो लोगों को समझते हैं ऐसे भी लोग चाहिए, एनर्जी वाले भी लोग चाहिए, एंड कैलकुलेटिव टाइम मैनेजमेंट की भी लोग चाहिए। ऐसे ही लाइफ में हमारी भी फैमिली में हर एक का अपना अपना एक बिहेवियर है। हमारी जो माँ है वो डिफरेंट बिहेवियर है, फादर का बिहेवियर डिफरेंट है, ब्रदर सिस्टर का बिहेवियर डिफरेंट है। जब आप ये समझते हो, जब अंडरस्टैंड करते हो कि इनका बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, नाउ यू कोलैबोरेट विद देम। तो हम ऐसा फैमिली का एक कल्चर के जो मेरी फैमिली में मैंने किया है, राइट, ऐसा एक कल्चर क्रिएट करते हो कि आपका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप अपनी फैमिली के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो उससे बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो रिलेशनशिप में अगर आपने अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन लाया, देन द रिलेशनशिप्स एट ए डिफरेंट लेवल, देन देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट, देयर इज ए नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद दैट अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन, आज के टाइम में क्या होता है कि लाइक यू आर अ लाइफ कोच, आप बेहतर जानते हैं कि लोग आपके पास आते हैं और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते हैं, बिकॉज पीपल आर वेरी, यू नो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड इमोशनली अनअवेलेबल, एंड समटाइम्स उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं और वो दूसरे से डील कर रहे होते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का? बिकॉज मैनी टाइम्स इन अ कपल्स रिलेशनशिप्स में ये चीज़ होती है कि एक इंसान ओवर इमोशनल है और दूसरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अनअवेलेबल है, उसको नहीं पता। हाउ वेरी गुड, डिफाइन दिस? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो लाइफ है ना, वो एक गेम है, गेम, राइट। वी आर ऑल प्लेयर्स, हम ये गेम को प्ले कर रहे हैं। एंड ये जो गेम जो क्रिएट किया है ना, वो गेम में अगर मिर्च मसाला नहीं है तो ये गेम क्रिएटर को मजा नहीं आता है। तो वो गेम क्रिएटर ने क्या किया है, ऐसे लोगों की जोड़ियां बनाई है। तो 80% ऑफ जो जोड़ियां है, राइट, वो उनका बिहेवियरल प्रोफाइल अपोजिट है। मतलब अगर जो लेडी है वो अगर इमोशनल है, तो जो आदमी है वो ओवर प्रैक्टिकल है। तो जो आपने अभी जो टर्म यूज की, इमोशनली अनअवेलेबल होना, तो मतलब एक चाहता है इमोशनल सपोर्ट, एंड दूसरा ओनली सोचता है काम एंड सॉल्यूशंस के बारे में, एंड नॉट अबाउट द इमोशंस। अब इसका भी सॉल्यूशन बिहेवियरल प्रोफाइलिंग नहीं है। कंसिडर करो कि जिसको ये इमोशनल नीड है, उसका से बिहेवियरल प्रोफाइल एस है, कि जिनको 1-to-1 कम्युनिकेशन चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, राइट, जिनको बात भी करनी की एंड सुनना भी है, जिनको शेयर करना अच्छा लगता है, ये होगी एस की पर्सनालिटी। एंड ये जो आदमी है, ये जो स्पाउस का जो सेकंड हाफ है, तो वो है वर्क सेंट्रिक, गोल सेंट्रिक, स्ट्रेटेजी सेंट्रिक, फाइनेंस सेंट्रिक, से वो डी है। अब ये इसको क्या लगता है, ओ माय गॉड, मैंने किस आदमी से शादी की, राइट, ये आदमी तो मुझे समझ ही नहीं रहा है। लेकिन जब ये इसको पता चलता है, अरे ये जो आदमी का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल एनिमल। सी, वी आर ऑल इमोशनल, लेकिन कोई इमोशंस को शेयर करता है, दिखाता है, कोई इमोशन को शेयर नहीं करता है, नहीं दिखाता है। और आई वुड से ट्रिगरिंग पॉइंट अलग-अलग हो सकते हैं। ट्रिगरिंग पॉइंट अलग-अलग होते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ शो करना भी अलग-अलग होता है। लेकिन जब ये इसको पता चलता है कि ये आदमी का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, अच्छा, एंड इसका बिहेवियर का रूट इसमें है, ये जो मोटिवेशन जो है ना इसका बिहेवियर का, वो है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, राइट, एक सिक्योरिटी लाना फैमिली के लिए। तो उसकी 80% प्लस एनर्जीज वहां जा रही है, और मेरी 80% प्लस एनर्जी ये सिक्योरिटी एंड फाइनेंस में नहीं जा रही है, मेरी 80% ऑफ एनर्जी ह्यूमन कनेक्शन में जा रही है। जब आपको ये पता चलता है दैट वी आर सीइंग द सेम थिंग फ्रॉम द डिफरेंट लेंसेस, नाउ यू आर इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड। फिर आपको नहीं लगता है कि वो इमोशनली
अनअवेलेबल है, आपको लगता है कि हाँ बाबा इसका कैरेक्टर अलग है, इसका बिहेवियरल प्रोफाइल अलग है, फिर आप क्या करती हो, उस बिहेवियरल प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए कोई टिप्स रहती है कि अगर आपको डी के व्यक्ति को हैंडल करने का है तो आपको ये करने का है, ये नहीं करने का है। जब आपको ये नॉलेज होता है, नाउ यू आर इन ए डिफरेंट रिलेशनशिप, यू अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर पर्सन्स डीनेस एंड द डी पर्सन appreciates the s-ness of the s person. ओके, सो दिस इज द वे आउट कि यहाँ पे हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। Yes. अच्छा, बिकॉज हम एआई के ज़माने में हैं और एआई इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है ह्यूमंस को, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ह्यूमंस को या ह्यूमैनिटी को इररिलेवेंट कर देगा ये? Again, a very widely discussed topic and a very good question. And इस क्वेश्चन से we will go into a different zone of the topic as well. See, तो सबसे पहले AI एक रियलिटी है। मतलब अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये AI एक बबल है, ये नहीं रहने वाला, नो, AI ये रहने वाला है। AI एक डिसरप्टिव टूल एंड प्रोसेस है कि जो डिसरप्शन ला रहा है एंड और डिसरप्शन लाने वाला है। तो उस AI को अगर हम मतलब हमारे मन में एक एंजाइटी है, वरी है, तो वो सही है। तो सबसे पहले हमें AI को एक्सेप्ट करने का है और ये जानने का है कि AI और डिसरप्शन लाने वाला है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो पहले क्या होता था कि जो असेंबली लाइन जो होती थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, वहां लोग काम करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मशीन्स लाए, रोबो लाए, तो उसके कारण क्या हुआ कि वो जॉब कम हुए, दूसरे टाइप के जॉब बढ़े। तो हर जो रिवॉल्यूशन आता है उससे कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। और मैंने हमारे डिस्कशन के पहले ही कहा है कि ह्यूमन बीइंग इज ए एडाप्टिव स्पीसीज, हम अडाप्ट कर लेते हैं। तो जैसा हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अडाप्ट किया एंड हमने मशीन को बनाना और चलाना सीखा एंड उस टाइप के जॉब्स क्रिएट हुए, आईटी के जॉब्स क्रिएट हुए, वैसे ये एआई रिवॉल्यूशन में दूसरी टाइप की अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं एंड और भी होने वाले हैं। सो नाउ द पॉइंट नंबर 2, क्या एआई हमें ओवरटेक करेगा? आंसर इज नो। और ये आंसर नो क्यों है? ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो पूरा जो ये है पूरा जो वर्ल्ड है, ये क्रिएट हुआ है। कोई बोलता है कि भगवान ने क्रिएट किया है, कोई बोलता है कि वो इवॉल्व हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि क्रिएटर की पावर ज्यादा है हमसे। हम एक छोटे से स्पेक है एंड जो क्रिएटर है वो बड़ा है। लाइक दैट एआई को किसने क्रिएट किया है? एआई को हमने क्रिएट किया है। और हमें एंड एआई में डिफरेंस क्या है? मतलब मैं आपको एक मेटाफोर देता हूं। कंसीडर करो कि एआई एक बहुत बड़ा लेंस है, पावरफुल लेंस है, एंड वो लेंस से आप लेजर पावर क्रिएट कर रहे हो एंड कोई भी काम कर रहे हो, एक बहुत बड़ा पावरफुल लेंस। लेकिन वो लेंस को जो पावर जो चाहिए, जो लेंस को वो जो लाइट चाहिए कि जो लाइट लेजर में कन्वर्ट होगी, वो सोर्स कौन है? वो सोर्स हम है। सो द एआई के क्रिएटर हम है, एआई के ओरिजिनेटर एंड सोर्स हम है। एंड एआई और हमें जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कॉन्शियसनेस, वो है आत्मन, कि जिसे वेदांत में आत्मन कहा है, आत्मा कहा है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट capability of the AI and human beings, that human beings are conscious, aware, and we have Atman and AI doesn't have Atman, and the Atman is the power. तो सबसे जो बड़ी पावर है वो हमारे पास है। तो ये जो मतलब AI से जो डिस्ट्रप्शन आएगा, मतलब आया है एंड इससे भी बहुत ज्यादा आने वाला है, उसको जो मैनेज करेगा वो करेगा आत्मन। हम जो रोल प्ले करते हैं उससे पीछे भी हम कुछ होते हैं। आर समवन जो कहीं ना कहीं पे अगर प्रोफेशनल लाइफ में है, दे आर प्लेइंग वन रोल, तो बैक ऑफ द कैमरा कहीं ना कहीं पे वी आर समवन एल्स।
ऐसे में हमारे रोल्स और अचीवमेंट्स के पीछे हम कौन हैं? यस। आज अगर मैंने आपको पूछा कि आप कौन हो, तो आप आपका पहले नाम बोलोगे, एजुकेशन बोलोगे, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पोजीशन है, आप उसको बोलोगे, या आप आपके फैमिली के बारे में बोलोगे। सो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपकी फैमिली, आपकी आइडेंटिटी बना रही है। लेकिन आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? राइट, ये जो नाम है वो आपको दिया गया है। राइट, मतलब मैं आपको एक 3 लेवल में ये एक्सप्लेन करूंगा। और एंड ये जो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वेद का इसेंस है। अच्छा। हाँ, तो लेवल 1, अभी हम ये सब देख रहे हैं, राइट? हम मॉनिटर देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, तो हम कौन है? हम सब्जेक्ट है, हम सीयर है, सीयर। हम देख रहे हैं, हम कैमरा को देख रहे हैं, हम ग्लास को देख रहे हैं, और ये सब ऑब्जेक्ट्स है। तो सीयर एंड सीन, ये सब ऑब्जेक्ट सीन है, हम उनको देख रहे हैं। एंड देख कौन रहा है? हम देख रहे हैं, राइट? तो ये सपोज हमारी जो आंखें वो उनको देख रही है। तो लेवल 1 में हम क्या देख रहे हैं कि हम सब्जेक्ट है और ये सब ऑब्जेक्ट है। अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ओके, मेरी ये आंखें सब देख रही है, लेकिन ये आंखें क्या देख रही है? आंखें वही देख रही है कि जो माइंड उसको बोल रहा है। तो लेवल 2 में हमें लगता है कि ये जो आंखें जो है, राइट, ये एक मेरी बॉडी का हिस्सा है, और मैं मेरी बॉडी को महसूस कर पा रहा हूं। मतलब अब मैं, मेरी आंखें बंद है, राइट, मैं मेरे बॉडी को अगर मैं मेरे बॉडी को महसूस कर पा रहा हूं, तो क्या मैं मेरी बॉडी हूं? मैं मेरी बॉडी नहीं हूं। मैं बॉडी एक मेरा एक टूल है कि जिसको मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। मतलब फॉर एग्जांपल, लेवल 1 में हमने ये सब ऑब्जेक्ट्स देखे, क्या ये ऑब्जेक्ट्स मैं हूं? नहीं हूं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मैं देख पा रहा हूं, इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं। मैं ऑब्जेक्ट से कोई दूसरी चीज हूं, इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा हूं। अगर मैं मेरी बॉडी को महसूस कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं मेरी बॉडी नहीं हूं। मैं मेरी बॉडी से कोई ऊपर की ताकत हूं, इसके लिए मैं बॉडी को महसूस कर पा रहा हूं। तो मुझे क्या लगता है कि हाँ बाबा, हेमंत, ये हेमंत की बॉडी है। लेकिन मैं थोड़ा सा और डीप जाता हूं और मैं देखता हूं, ओके, ये जो बॉडी जो कर रही है वो माइंड करवा रहा है, तो इसका मतलब माइंड बॉस हुआ ना, बॉडी बॉस नहीं हुई। तो ये जो सेकंड लेवल में मैं ये समझता हूं कि ये बॉडी को मेरा माइंड ऑपरेट कर रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि हेमंत मीन्स हेमंत का माइंड है, जो कुछ मेरे थॉट्स है, इमोशंस है, वो हेमंत की आइडेंटिटी है, ऐसा मुझे सेकंड लेवल पे लगता है। लेकिन अब मैं थर्ड लेवल पे मैं थोड़ा सोच रहा हूं, मैं अभी थोड़ा सा मेरे थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ओके, मैं क्या सोच रहा हूं, राइट, कि हमारा एक डिस्कशन चल रहा है। उस डिस्कशन में अभी मुझे कुछ आत्मन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने हैं। तो ये अभी मेरे थॉट्स को मैं देख पा रहा हूं। अगर मैं मेरे थॉट्स को देख पा रहा हूं, तो मैं थॉट्स नहीं हूं। मैं थॉट्स से भी कोई ऊपर की चीज हूं, उसके लिए मैं थॉट्स को देख पा रहा हूं। थॉट्स अभी ऑब्जेक्ट्स बने हैं और मैं सब्जेक्ट हूं। तो ये कौन है जो थॉट्स को देख पा रहा है? वो है अवेयरनेस, वो है आत्मन, कि जो थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये जो थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वो मेरे अवेयरनेस में क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो आत्मन है, उसका इंटेलिजेंस हमें चाहिए। आज का जो आपने जो सवाल मुझे एआई के बारे में पूछा कि भैया ये एआई वर्ड में हम किस तरीके से सस्टेन करेंगे, राइट, हम उसी तरीके से सस्टेन करेंगे जब हम जानेंगे कि हम अवेयरनेस है एंड हम वो अल्टीमेट है। मतलब एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक समंदर में एक वेव है,
मैं उस वेव को नाम दे रहा हूँ क्यूट वेव। वो क्यूट वेव है, वो अपना मस्त एंजॉय कर रही है, बाकी वेव्स को देख रही है। तो उसको लगता है कि कुछ वेव्स मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ वेव्स मेरे इनिमी है, क्योंकि वो मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो उसका जो जर्नी है समंदर में, वो अपना कुछ वो माइंड में कुछ उसके एजम्पशंस है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फो है। कुछ टाइम के बाद वो एक बहुत बड़ी वेव देखती है अपने से, वो बोलती है माय गॉड, मैं तो छोटी हूँ, ये तो बहुत बड़ी है। तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसे आता है। कुछ टाइम के बाद वो बहुत छोटी वेव देखती है, वो ना कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत बड़ी हूँ, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये सब जैसे हमारे लाइफ में होता है, राइट, वैसे उसके लाइफ में अब सब हो रहा है। कुछ टाइम के बाद में वो देखती है, अरे वहां वेव जा रही है लेकिन वापस नहीं आ रही है, शोर। तो एक वेव मुझे उसे बोलती है, अरे बाबा ये तो डेथ है, वहां शोर में जाने के बाद में हम मरने वाले हैं। ओ माय गॉड, शी फील्स डिवास्टेड। माय गॉड, अभी तो मैं जन्मी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और कुछ टाइम के बाद में मैं मरने वाली हूँ। बाजू से एक वेदांतिक वेव आती है, वाइज वेव आती है। वो बोलते हैं, क्यों, कौन हो तुम? मैं क्यूट वेव हूँ। अच्छा, क्यूट वेव हो, ओके, तुम क्यों इतनी उदास हो? वो बोलती है कि नहीं भाई, मैं एंजॉय कर रही थी मेरा लाइफ, लेकिन अभी एक फ्रेंड ने मुझे बोला है कि अभी मैं मरने वाली हूँ, वो भी मरने वाला है, मैं भी मरने वाले हूँ, क्योंकि अभी हम वहां जा रहे हैं। तो वो वेदांतिक वेव उसे बोलती है कि क्या तुम देख सकती हो कि तुम्हारे आजू बाजू में क्या है? हाँ, आजू बाजू में बहुत सारी वेव्स है, लेकिन वो वेव्स के अंदर क्या है, ये सब चीज क्या है? वो सोचती है, कुछ टाइम के बाद में बोलती है, हाँ ये पानी है, एक्चुअली मेरे सब जगह पानी है। तो वो बोलती है, अगर ये सब जगह पानी है तो तुम कौन हो? ओ, मैं भी पानी हूं। तो इसका मतलब तुम वहां जाके तुम अपना रूप बदलने वाली हो, तुम वेव करके जाने वाली हो, पानी करके वापस आने वाली हो, एंड फिर से वेव बनने वाली हो। ओ, तो मैं वेव नहीं हूं, मैं वो पानी हूं जो कभी मरता नहीं है। वो जब उसको रियलाइजेशन आता है, क्या वो जाने वाली नहीं है, शोर को जाने वाली है? क्या उसका फॉर्म चेंज नहीं होने वाला है? ये चेंज होने वाला है। बट नाउ उसने अभी उसके जो गॉगल्स चेंज हुए हैं, अब उसको चिंता नहीं है, उसको मालूम है, अरे मैं तो पानी हूं, मैं वहां जाके रूप बदलूंगी एंड वापस आऊंगी। हमारा भी वही है, हम हमारी बॉडी नहीं है, बॉडी आज है कल नहीं है, माइंड का थॉट आज है कल नहीं है, थॉट चेंज होते हैं, इमोशन चेंज होते हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंसर है, जो अवेयरनेस है, वो जो आत्मन है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी मरता है। जब हमें इसका एहसास होता है, एक होता है नॉलेज एंड एक होता है उसको एक्सपीरियंस करना। जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हो, अब आप इस पूरे दुनिया के गेम को, खेल को दूसरी तरीके से, एक ऑब्जर्वर की तरीके से आप देखना स्टार्ट करते हो, एंड नाउ यू आर एट ए डिफरेंट लेवल। नाउ ये जो क्वेश्चंस है, रिलेशनशिप है, एआई है, जॉब है, फाइनेंस है, It goes irrelevant. हाँ, उसके आप ऊपर जाते हो। तो ये सेंस है, एंड इससे मैं कहता हूं आत्मन इंटेलिजेंस। तो ये जो आत्मन इंटेलिजेंस है, अगर आप इससे सीखते हो, सी, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है आईक्यू होता है, राइट। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक, आप ऐसा इमेजिन करो कि एक बड़े समुद्र में एक बड़ी शिप है। आजकल तो वॉर में हम कंटिन्यूअसली शिप्स के बारे में ही सोच रहे हैं। उसका जो इंजन है ना, इंजन, वो है आईक्यू। Okay. हाँ, तो इंजन में पावर है, वो प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है, वो है आईक्यू। वो आपको एक शार्पनेस दे रहा है, वो आपको एक पावर दे रहा है। वो जो क्रू है ना, क्रू जो पूरे शिप को हैंडल कर रहे हैं, वो है ईक्यू। लोग, उनकी भावनाएं, ये सब ईक्यू हैंडल करता है। एआई जो है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है टेक्नोलॉजी। वो इंजन में, मतलब वो शिप के ऊपर तुम्हारा, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, ये है, वो है, वो पूरा एआई है। आत्मन क्या है? शिप का कैप्टन है।
वो कैप्टन को ही मालूम है कि मुझे कहाँ जाने का है और मुझे कैसे जाने का है, और मैं ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करूँ, मैं ये क्रू को कैसे यूज करूँ, और मैं इंजन को कितनी मतलब पावर तक में चलाऊं। तो ये जो आपको कैप्टन बनना है, आपको ना इंजन बनना है, ना क्रू बनना है, ना टेक्नोलॉजी बनना है, आपको इन सब को यूटिलाइज करके लाइफ का कैप्टन बनना है। उसके लिए आपको सीखना है आत्मन इंटेलिजेंस। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और जब भी हम आत्मन की बात करते हैं तो कई बार लोग भी सुनते हैं आत्मचिंतन। हो सकता है आत्मन इंटेलिजेंस उनके लिए नया हो, लेकिन आत्मचिंतन तो हर कोई सुनता है। व्हेन वी आर सिटिंग अलोन और हम आत्मचिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। यस। एंड दैट इज द मोमेंट कि हम बहुत पीसफुल महसूस करते हैं। वो बहुत शांत मुद्रा होती है। और ऐसा हमने सुना भी है कि जो आत्मा होती है उसके अंदर सारी पावर्स हैं, उसके अंदर सारी ब्यूटीफुल और पॉजिटिविटी है, कि भाई वो शांत भी है और यही शांत चित्त उसे वो सुप्रीम पावर बनाता है। ऐसे में फिर भी इधर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, देन व्हाई डू वी रिएक्ट अगर इतनी शांति है हमारे अंदर तो? वेरी गुड। तो देर आर टू डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा ईरान एंड इजराइल का। दोनों एकदम डिफरेंट कंट्रीज है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है। वैसे ही होता है नोविंग एंड बीइंग। एक होता है नोविंग, हमें मालूम है, लेकिन वो हमारे बीइंग में नहीं आया है, राइट? तो वेदांतिक विजडम में जो हम सीखते हैं वो 3 लेवल्स होती है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मीन्स आप नॉलेज को सुनते हो, उसको एब्जॉर्व करते हो, समझते हो। मनन मीन्स आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हो, कंटेम्पलेट करते हो, राइट? और मतलब समझने की कोशिश करते हो, इंटरेक्ट करते हो। एंड थर्ड जो लेवल है वो है निधिध्यासन। आप उसके ऊपर एक्चुअल काम करते हो, मेडिटेट करते हो, उसको आप मतलब प्रैक्टिस में लाते हो। तो हो क्या रहा है कि ये जो पूरे टूल्स है, टेक्निक्स है, ये जो सब सेल्फ हेल्प की बुक है, राइट? आज तो पूरा नॉलेज फिंगर टिप है। आप चैट जीपीटी को या क्लाउड को पूछो हाउ टू सॉल्व रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देगा, टेक्निक देगा। उससे बोलते हैं नॉलेज। लेकिन वो आपके अभी तक बीइंग में नहीं आया है। नॉलेज है, दिमाग में है, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व में नहीं आया है। तो वो जो व्यक्तित्व में जो आना है, उसके लिए क्या करना है, ये मैं अभी आपको बोलता हूँ। जी। 2016 में मैंने वर्ल्ड की फर्स्ट मास्टर डिग्री स्टार्ट की इन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लाइफ कोचिंग विथ मुंबई यूनिवर्सिटी। एंड उसका जो करिकुलम था बहुत स्ट्रांग था। उसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल इंटेलिजेंस, वेदांत, ये पूरा मैंने एकदम बढ़िया जिसे बोलते हैं करिकुलम, 2 साल का वो प्रोग्राम था। वो 2 साल के प्रोग्राम के बाद में जब मैंने इवेल्युएट किया तो मुझे पता चला कि देयर इज अ सम इंप्रूवमेंट, बट दैट इंप्रूवमेंट इज नॉट इन द बिहेवियर, इट इज स्टिल इन द नॉलेज। तो मुझे पता चला कि ये जो डिग्री है उससे लोग समझ तो सकते हैं, लेकिन वो उनके अंदर नहीं आएगा, वो उसकी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द नोविंग एंड बीइंग। तो वो नोविंग एंड बीइंग का अगर हमें डिफरेंस हटाने का है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से स्टार्ट करना है, आत्मन से स्टार्ट करना है। इसके लिए जो आत्मन इंटेलिजेंस है उसका जो कोर है वो है आत्मन, राइट? अभी आत्मन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आत्मा जो है वो आप देख नहीं सकते हो, राइट? तो ये आत्मन क्या है? आपकी वैल्यूज क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सच में ये हूं। मेरा नाम नहीं, मेरा एजुकेशन नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरी वैल्यूज, मेरी एस्पिरेशंस, मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरे वर्ल्ड व्यूज, मेरे बिलीव्स मुझे मालूम होने चाहिए। उससे तुम पहले अपना आत्मन स्ट्रांग करते हो एक बार। अच्छा, एंड वो आत्मन में आप ये भी समझते हो कि मैं मेरी बॉडी एंड माइंड नहीं हूं, मैं अवेयरनेस हूं। तो वो वेदांतिक नॉलेज भी सीखते हो, प्लस आप स्ट्रेंथ, वैल्यूज, पर्पस आपका जान लेते हो। वो होने के बाद में फिर आप पहले काम करते हो आपके थिंकिंग के ऊपर। क्या मैं
किसी फियर के कारण सोच रहा हूँ या क्या मैं जो वर्ल्ड का जो प्रेशर है कि मुझे ये बनने का है, ये करने का है, उसके हिसाब से सोच रहा हूँ? तो ये जो कंडीशनिंग जो माइंड है ना, उससे आप हटके आप कॉन्शियस थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो। तो ये है पर्पसफुल थिंकिंग ऑफ आत्मन इंटेलिजेंस। थिंकिंग विल ट्रांसलेट इनटू डूइंग, राइट? Yes. पर्पसफुल डूइंग। तो पर्पसफुल डूइंग में हमें प्रोसेस के ऊपर फोकस करने का है। ये मेरा जो बुक है आत्मन इंटेलिजेंस, उसमें ये पूरे डेप्थ में दिया है कि ये सिंपल एक नॉर्मल आदमी किस तरीके से ये कर सकता है। ये हो गया आपका डूइंग। अब बीइंग, अभी ये जो थिंकिंग एंड डूइंग से आपका एक कैरेक्टर बनता है। तो वो जो बीइंग जो है वो ग्रेटफुल चाहिए, माइंडफुल चाहिए, रेजिलिएंट चाहिए। एंड उसके बाद में देन इट इज अ यूनिवर्सल बीइंग। यू आर नॉट अलोन। When I am saying that I am that awareness, I am the Atman, I am that divinity itself, you are also the divinity itself. हम सब एक ही आत्मन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। नाउ आई बिकम द यूनिवर्सल बीइंग। आई नॉट ओनली थिंक अबाउट मी, मैं आपके बारे में भी सोचता हूं। तो आज ये जो पूरे जो झगड़े हो रहे हैं, जो वॉर हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि मुझे चाहिए। अरे बट तुम कौन हो? तुम वो दूसरे से अलग नहीं हो। इन इसेंस यू आर द सेम। तो हमारा क्या काम है? इस यूनिवर्स को फ्लोरिश करना, इस यूनिवर्स को सस्टेन करना। नाउ यू बिकम ए ग्लोबल सिटीजन। सो द जर्नी फ्रॉम नोइंग योरसेल्फ फ्रॉम द कोर टू बिकमिंग ए ग्लोबल सिटीजन इज ए जर्नी ऑफ आत्मन इंटेलिजेंस। तो हेमंत जी, हमने आत्मन समझ लिया। आत्म इंटेलिजेंस जो है वो कहीं न कहीं पे हमारे अंदर की इनर कॉन्शियसनेस है, और वो अपने आप को पहचानना, दैट बियॉन्ड आवर अचीवमेंट्स, बियॉन्ड आवर गोल्स और बियॉन्ड आवर एनीथिंग इन आवर लाइफ, व्हाट इज़ एक्चुअली अस। नाउ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी क्या काम करती है? बिकॉज़ हमारे जीवन में धर्म भी है, हमारे जीवन में भक्ति भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। ये सब चीज़ें कैसे हमारी आत्मा को कनेक्ट करती हैं चीज़ों ओके, से? वेरी गुड। तो मैं इसका आंसर देते समय दो पंक्तियां कहूंगा। वो पंक्तियां ऐसी है, वी थिंक दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स वांटिंग टू बी स्पिरिचुअल, राइट? मतलब हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड हमें स्पिरिचुअल बनना है, ये हमारा एस्पिरेशन है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसा मैंने पॉडकास्ट के पहले ही मैंने आपको बोला था कि हम ये पूरी दुनिया रिवर्स देख रहे हैं। इन रियलिटी वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये ह्यूमन जो बॉडी जो है ना, वो हम ये जो हमारे जो स्पिरिचुअल आत्मन है वो इस ह्यूमन बॉडी में है। सो वी ऑलरेडी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो उससे अभी मैं इस स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत सिंप्लीफाई अभी करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में क्या हुआ है कि स्पिरिचुअल मीन्स भक्ति, धर्म, भगवान, राइट, गुरुज। तो हम स्पिरिचुअलिटी बोले तो हमारा एक बाउंड्री बन गया है, राइट? स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली हो। अच्छा। आप तो ह्यूमन बीइंग का लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो। और वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप हो कौन? आप वही डिविनिटी हो जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। ये जो दुनिया जो बनी है वो एक कॉन्शियसनेस से बनी है। इट्स ए गेम ऑफ कॉन्शियसनेस। And who are you? You are a part of that same consciousness. Not only you, all human beings, not only all human beings, all living beings are part of the same consciousness. So you are already spiritual. So ये जो हम जो सोचते हैं कि भैया ये स्पिरिचुअलिटी बोले तो कोई हमसे अलग है, एक तो डिफिकल्ट है, मुझे उसके लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ना ना, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, ये पहले आप जानो। एंड आप ये समझो कि आपको एक इस वक्त ह्यूमन की एक जिंदगी मिली है, लेकिन आप हो कौन? आप ह्यूमन बीइंग भी नहीं हो। आप वो स्पिरिचुअल डिवाइन पावर हो, वही कॉन्शियसनेस हो कि जिसने ये दुनिया बनाई है। पॉइंट नंबर 1। अब आपने मुझे क्या पूछा इसके पहले कि अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम इतनी बड़ी पावर है तो ये हमें फील क्यों नहीं हो रहा है?
हम ये देख क्यों नहीं पा रहे? तो उसका आंसर है पंचकोशा में। अच्छा। हम्म, तो ये जो हमारा जो आत्मन है, हमारा जो हम्म। कॉन्शियसनेस, हम्म। उसके ऊपर 5 लेयर्स है। वो लेयर्स के कारण हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वो है ऑलरेडी, अच्छा। उसको हमें क्रिएट नहीं करने का है, इट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन हम उसको क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो लेयर्स है। तो वो लेयर्स को हमें हटाने का है। तो जो पहली जो लेयर है उसको बोलते हैं अन्नमय कोशा। हम्म। अन्नमय कोशा में तो फूड, मतलब हम्म। आप जो कुछ खाते हो, राइट? तो आप जो खाते हो उसका असर आपके मन के ऊपर होता है, हम्म। राइट? तो आपको पहले अन्नमय कोशा आपके बॉडी के ऊपर काम करने का है। बॉडी के ऊपर आपको कैसे काम करने का है? What we- आसनास, अच्छा। योगा, हाँ। राइट? तो ये जो आसनास है, ये जो योगिक प्रैक्टिस है, उससे सबसे पहले आप आपकी बॉडी को टेक केयर करते हो, ताकि आपकी बॉडी आपको आत्मन को एक्सपीरियंस करने में कोई रुकावट ना डाले। आप पहले आपकी बॉडी की देखभाल करते हो। हम्म। अब बॉडी के बाद में आता है प्राणमय कोशा, दिस वाइटल एनर्जी। हम्म। आज हम जो जिंदा है वो इस वाइटल एनर्जी के कारण जिंदा है, लेकिन हम इस एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। तो प्राणमय कोशा, प्राणायाम, मैं प्राणायाम से इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करती हूँ, इस एनर्जी की ताकत को महसूस करती हूँ, उसको यूटिलाइज करती हूँ थ्रू द प्राणायामास। हम्म। अब मेरी बॉडी को टेक केयर किया, मेरे प्राणा को टेक केयर किया, अब मनोमय कोशा, मेरे थॉट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, हम्म। राइट? थॉट्स आ रहा है, थॉट्स जा रहा है। ये जो थॉट्स की जो क्वालिटी है, क्या मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूं कि जो मैंने आत्मन इंटेलिजेंस में बोला पर्पसफुल थिंकिंग, राइट? मनोमय कोशा। अब मैंने मेरे थॉट्स के ऊपर भी काम किया, राइट? अब है विज्ञानमय कोशा, मैं किस तरीके से धर्म का पालन कर रहा हूं। धर्म मीन्स हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं। धर्म मीन्स आई एम ड्यूटी बाउंड टू दिस यूनिवर्स, टू दिस लाइफ, राइट? जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, तो मैं जिस तरीके से मैं डिसीजन ले रहा हूं, तो मुझे वो विज्ञान में कोशा, तो उसके लिए मुझे क्या करने का है? मेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो मुझे यूनिवर्सल करने का है। मैं एक उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूं जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, जो यूनिवर्स को चला रहा है। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उसको सस्टेन करने में सहायता करूं, राइट? तो ये है मेरा यूनिवर्सल बीइंग इन द विज्ञानमय कोशा। एंड फाइनली द लास्ट कोशा इज आनंदमय कोशा, कि मैं ये सब जब मैं काम करता हूं तो मैं उस लेवल को एक्सपीरियंस करता हूं, उस समाधि को मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि जिसमें ब्लिस हो। एंड वो ब्लिस सिर्फ मेरा नहीं है, मैं मेरे उस ब्लिस में सबको लेता हूं, सबको शामिल करता हूं उस ब्लिस में। हम्म। वो है, मैं उसको क्रॉस करता हूं ब्लिस को, एंड तब मैं एक्सपीरियंस करता हूं आत्मन को। क्योंकि हम हमारी बॉडी को नहीं टेक केयर कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे मन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल बीइंग नहीं बन रहे, इसके लिए हम सफर कर रहे हैं। जिस वक्त आप इन 4 कोशास को, लेयर्स को पेनिट्रेट करोगे, उस दिन आप आत्मन को एक्सपीरियंस करोगे। एंड ये पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में कहा है। अब इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अष्टांग योग, कि जिससे आप आनंदी एंड फुलफिल्ड मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक इट वाज फेयर इनफ कि भाई हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, इसीलिए वो एक कॉन्शियसनेस नहीं है, या Yes. इसीलिए हमारे अंदर वो इंट्यूटिव पावर्स नहीं है जो हम समझ सकते हैं दैट व्हाई वी आर रिएक्टिंग एंड व्हाट वी आर फीलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, आपने धर्म की बात की, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट चाइना में वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो हमारा काम है, व्हाटएवर आवर ड्यूटीज, वही हमारी स्पिरिचुअलिटी है, वही हमारी भक्ति है। इन इंडिया अगर हम बात करें तो भारत जैसे देश में बहुत सारे धर्म हैं और उतने ही सारे देवी देवता, भगवान, और हम अपनी भक्ति का रूप अलग अलग समझ सकते हैं। ऐसे में इंसान तो एक ही है, हर किसी के अंदर आत्मा है, लेकिन
सोचने समझने का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, भगवान को मानने का, उस यूनिवर्सल पावर को, सुप्रीम पावर को मानने का तरीका अलग अलग है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई हम उस सुप्रीम पावर से एनर्जी लेते हैं, लेकिन एक वो इंसान है जो कह रहा है कि सिर्फ मेरा जो कर्म है वही मेरा भगवान है, और दूसरा कह रहा है कि मैं वो रिचुअल्स भी फॉलो करूंगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कर्म तो है ही, लेकिन मैं रिचुअल्स भी करूंगा, मैं भगवान की पूजा भी करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी गुड। तो ये जो इसका मैं आंसर दूंगा योगिक पाथ से। सो जो ह्यूमन बीइंग का जो अल्टीमेट जो एम है वो है इनलाइटनमेंट, राइट? जैसे बुद्धा हुए थे, जैसे हमारे भगवान हुए थे, तो दे गॉट इनटू ए स्टेज कि जो हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वो स्टेज पे जब वो आदमी इनलाइटन होता है तब वो दुनिया को डिफरेंट तरीके से देखता है। सपोज कंसिडर करो कि ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें इनलाइटन बनने का है, तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन सकते हो। पहला तरीका है कर्म योग। ओके। आप ड्यूटी बाउंड रहो, आप कर्म करते रहो, जो आपकी जो ड्यूटी है आप उसको फॉलो करते रहो, फल मिले ना मिले, तकलीफ आए ना आए, आप आपका काम करते जाओ। दिस इज कॉल्ड एज फिलोसॉफी ऑफ कर्म योगा। अगर आपने ये किया तो भी आप इनलाइटन बनते हो। ये हो गया पहला मार्ग। उसके लिए कोई भगवान की पूजा करना, किसी धर्मों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, जैसा आपने अभी चाइना का एक पार्ट का एग्जांपल दिया। दूसरा जो है वो है भक्ति योग। आप किसी को मान रहे हो, किसी गुरु को मान रहे हो, किसी भगवान को मान रहे हो, और वो जो भक्ति जो है, वो जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के कारण आप इनलाइटन बन सकते हो। तो वो है दूसरा पाथ। तीसरा जो पाथ है वो है ज्ञान योग, नॉलेज, राइट? अभी ये ज्ञान योग के बारे में मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बोलता हूं। एक डार्क रूम रहती है, डार्क रूम, एक लैब में। उस डार्क रूम में एक आदमी अंदर जाता है एंड गलती से वो जो दरवाजा है वो बंद होता है, एंड वो दरवाजा ऐसा रहता है कि जो अंदर से खुलता नहीं है। अभी वो डार्क रूम में वो आदमी है, वो बाहर नहीं जा सकता है, एंड उसको एक कॉर्नर में सांप दिखता है। ओके। वो डरता है, ओ माय गॉड, कि बाबा अभी ये स्नेक है, ये मुझे काटेगा। वो चिल्लाता है, अरे भाई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, इधर सांप है सांप है। तो ऑफ कोर्स वो काम करने वाले बाकी लोग सुनते हैं, और 1 मिनट के बाद में वो दरवाजा खोलते हैं। जैसे वो डार्क रूम का दरवाजा खोलते हैं, लाइट अंदर आती है एंड सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ सेकंड के बाद ये भी हंसने लगता है, क्योंकि वो कॉर्नर में है रोप, एंड वो रोप को समझ बैठा था सांप। तो ये जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स जो है, वो क्यों है? क्योंकि हमने रोप को सांप समझा हुआ है। अच्छा, एंड वो रोप को, मतलब वो सांप को, सांप गया और वो रोप आई, उसका कारण क्या था? लाइट। जो प्रकाश आया उससे अपने को पता चला कि वहां रोप है। तो नॉलेज वो लाइट है कि जो इग्नोरेंस को हटाती है। एंड हम किसके बारे में इग्नोरेंट है? हम हमारे खुद के बारे में इग्नोरेंट है। हमें नॉलेज तो बहुत है, टूल्स टेक्निक्स भी बहुत है, एआई का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि हम सही में कौन है। इसके लिए हम वो डर रहे हैं। तो जैसा वो नॉलेज आया वैसा वो सब डर चला गया, वो आदमी हंसने लगा, वो आदमी आनंदी हुआ। तो वो है ज्ञान योग। जब आपको पता चलता है तब भी आप इनलाइटन हो सकते हो। एंड चौथा मार्ग है राजयोग। राजयोग में आप मेडिटेट करते हो, तप करते हो, राइट? उससे भी आप इनलाइटन। तो ये 4 मार्ग है। अब मैं हमारे अपने डिस्कशन के स्टार्ट में जाता हूं। जैसा मैंने बोला था, ये दुनिया 4 बिहेवियरल प्रोफाइल से बनी है, DISC। लाइक दैट ये 4 मार्ग है, उससे आप इनलाइटन बन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, कि आप
किस में आपको सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। किसी को रेजोनेंस कर्मयोग में है, किसी को भक्ति योग में है, किसी को राजयोग में है, या किसी को ज्ञान योग में है, पढ़ाई में है, मतलब वो वेदांत पढ़ेगा, आत्मन इंटेलिजेंस पढ़ेगा, उसमें है। तो इससे आप इनलाइटन बन सकते हो, राइट। तो ये 4 मार्ग है। हर मार्ग उसी सत्य तक जाता है, एंड वो सत्य क्या है? वो सत्य है आत्मन इंटेलिजेंस। आई थिंक इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड आत्म इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन होना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में करना चाहूँगी। आज के लिए थैंक यू वेरी मच हेमा जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।